नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों को कम से कम 100 दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा, कोविड मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिले। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1,500 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 72 लाख कोविड टीके लगाए गए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बांग्लादेश ने कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के संक्रमित पाए जाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर के साथ उसका मैच स्थगित। समाचार संध्या में रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की आज समीक्षा की। बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इससे कोविड मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा कम से कम 4 महीने तक स्थगित करने का फैसला लिया गया। इस निर्णय से कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। ये परीक्षा 31 अगस्त से पहले नहीं होगी। परीक्षा की तिथि घोषित किए जाने के बाद विद्यार्थियों को तैयारी के लिए कम से कम 1 महीना दिया जाएगा। वरिष्ठ डॉक्टरों और शिक्षकों के पर्यवेक्षण में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया गया है। एमबीबीएस अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग फोन पर परामर्श और संक्रमण के हल्के लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी जैसी सेवाओं के लिए किया जाएगा। अंतिम वर्ष के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की सेवाओं का उपयोग रेजिडेंट के रूप में पहले की तरह जारी रखा जा सकता है। ये निर्णय भी लिया गया कि वरिष्ठ डॉक्टरों और नर्सों के पर्यवेक्षण में बीएससी, जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी नर्सों की सेवाएं ली जा सकती हैं। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे व्यक्तियों को कम से कम 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद आगामी नियमित सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। कोविड संबंधी कार्य में लगे मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मियों का उपयुक्त टीकाकरण किया जाएगा। इस तरह के स्वास्थ्य कर्मियों को सरकारी बीमा योजना की सुविधा दी जाएगी। ऐसे सभी प्रोफेशनल को 100 दिन की कोविड ड्यूटी पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री का विशिष्ट कोविड राष्ट्रीय सेवा सम्मान दिया जाएगा। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। देश में 1,62,93,हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वस्थ होने की दर 81.77% है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कल स्वस्थ होने की दर 78% थी और आज ये बढ़कर 82% के करीब पहुंच गई। श्री अग्रवाल ने कहा कि नियमित रूप से किए जा रहे कार्य के आरंभिक परिणाम नजर आ रहे हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या बढ़ना सकारात्मक रुझान है, लेकिन उपचाराधीन रोगियों में वृद्धि अब भी चुनौती बनी हुई है। क्यूमुलेटिव डेथ रेट देश का 1.1% है, बट अगर हम पिछले 2-3 महीने डेटा को एनालाइज करें तो कलेक्टिव एफर्ट्स बाय द स्टेट इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट हमारा डेथ रेट अभी भी 1% से काफी नीचे है।
साथ ही अगर हम डेली केसेस और डेथ की ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करें तो कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ने की सोच सकते हैं। उस दिशा की तरफ हमने शायद बढ़ना शुरू किया है। अगर 1 मई को देश में करीब 4 लाख केसेस रिपोर्ट हुए थे तो 2 मई को करीब 3,92,000 केसेस, और अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं 3,67,000 केसेस। तो शायद केसेस में कुछ हद तक कमी पाई जा रही है, लेकिन ये बहुत ही अर्ली सिग्नल्स हैं। कुछ राज्यों में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए उन्हें एहतियाती उपाय करने चाहिए। श्री अग्रवाल ने कहा कि ऐसे राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं। श्री अग्रवाल ने कहा कि ज्यादा कोविड मरीजों वाले राज्यों में गंभीर प्रयास जारी रखने चाहिए। कुछ कॉजेज ऑफ कंसर्न हैं जिसके बारे में हम बताना चाहेंगे। अगर देखें कि कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा है, जहां पर हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, तो ऐसी 12 स्टेट्स हैं देश में जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 50,000 से लेके 1 लाख तक एक्टिव केसेस देखें तो 7 स्टेट्स में हैं, और 17 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 50,000 से भी कम एक्टिव केसेस हैं। यहां यह जरूरी है कि जहां पर केसेस ज्यादा हैं वहां पर हमारा इंटेंसिव एफर्ट बना रहे, और जहां केसेस कम है वहां पर भी हम किसी तरह की कोताही ना करें। नहीं तो ये सिचुएशन हो सकती है कि फिर वहां पर भी केसेस फैलने लगे, जैसा कि हमने इस सेकेंड वेव में देखा है। संयुक्त सचिव ने कहा कि देश में मृत्यु दर करीब 1.10% है और उपचाराधीन मरीजों की संख्या 34,13,000 से अधिक है। टीकाकरण के बारे में उन्होंने कहा कि अब तक 15 करोड़ 72 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। 1 करोड़ 57 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ 6 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कर्मियों ने टीके लगवा लिए हैं। ऑक्सीजन के मुद्दे पर श्री अग्रवाल ने कहा कि 1,500 प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। टोटल मिलाकर अब देश में 1,500 के करीब PSA ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर काफी स्पीड से कार्य करने की एक प्रणाली भी बनाई गई है ताकि जल्दी से जल्दी इन प्लांट्स को ऑपरेशनल किया जा सके। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। ऐसी 14 इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई की गई हैं जहां पर कि PSA नाइट्रोजन प्लांट्स हैं, और यह पाया गया है कि उन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सीव उस इक्विपमेंट को रिप्लेस कर जियोलाइट मॉलिक्यूलर सीव अगर बना दें और रिलेटेड एसोसिएटेड कुछ चेंजेस किए जाएं तो यह प्लांट ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ही इन 14 ऐसी इंडस्ट्रीज में 37 नाइट्रोजन प्लांट्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई भी किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय में अपर सचिव पीयूष गोयल ने कहा कि देश में पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑक्सीजन का उत्पादन काफी अधिक बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। 1 अगस्त 2020 को ऑक्सीजन का उत्पादन 5,700 मीट्रिक टन था, जो अब लगभग 9,000 मीट्रिक टन हो गया है, जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी का 125% है। इसी प्रकार से मेडिकल ऑक्सीजन की जो सेल्स है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, तथा अब ये 7,500 से लेकर 8,000 मीट्रिक टन तक प्रतिदिन हो रही है। मैं सभी देशवासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की मांग में वृद्धि होने के बाद भी देश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार अन्य देशों से भी ऑक्सीजन का आयात कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अस्पताल को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ऑक्सीजन का औचित्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि सरकार के साथ लोग भी ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि घर में आइसोलेशन में रह रहे कोविड मरीजों को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण होने पर अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि CT स्कैन और बायोमार्कर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शुरू में CT कराने का कोई फायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो CT से कोई फायदा नहीं है। CT में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में CT देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके CT में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए CT कराने का कोई फायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है।
केंद्र ने बड़ी राहत देते हुए चिकित्सा संबंधी सामान के आयात को आईजीएसटी से छूट दे दी है। इनमें रेमडेसिविर इंजेक्शन, एपीआई, चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, क्रायोजेनिक टैंक और कोविड वैक्सीन जैसी चीजें शामिल हैं। ये छूट इन चिकित्सा उपकरणों और सामान के निःशुल्क वितरण के लिए 30 जून तक जारी रहेगी। इस छूट से आईजीएसटी के भुगतान के बिना ही कोविड राहत आपूर्ति का आयात और निःशुल्क वितरण किया जा सकता है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि इस राहत का लाभ देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। इससे पहले केंद्र ने ऐसे चिकित्सा उपकरणों और सामान को आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी थी। भारतीय रेलवे देश के विभिन्न राज्यों में मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचा रही है। उसने अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 76 टैंकरों में लगभग 1125 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई है। 7 और रेलगाड़ियां 27 टैंकरों में लगभग 422 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर जा रही हैं। ये रेलगाड़ियां मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और दिल्ली को ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही हैं। दिल्ली के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दुर्गापुर से 120 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन ला रही है। इसके कल दिल्ली पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना के लिए दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से 60 मीट्रिक टन से अधिक तरल गैस पहुंचाएगी। ब्रिटेन से 60 वेंटिलेटर के साथ चिकित्सा सामान की चौथी खेप आज भारत पहुंची। इटली से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और 20 वेंटिलेटर की खेप भी भारत पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि इससे देश की ऑक्सीजन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयुष मंत्रालय ने देश भर में कई औषधियों के मिश्रणों से बनी आयुष 64 औषधि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। आयुष 64 को क्लिनिकल परीक्षण में हल्के से सामान्य कोविड के उपचार में बहुत उपयोगी पाया गया है। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए परीक्षण में पता चला है कि आयुष 64 में एंटीवायरल, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने वाले और एंटीपायरेटिक गुण हैं। इससे बिना लक्षणों वाले और हल्के तथा सामान्य कोरोना संक्रमण के उपचार में उपयोगी पाया गया है। यह अब कोविड-19 के लिए इस्तेमाल की जा रही है। सरकार ने सोशल मीडिया के इस दावे का खंडन किया है जिसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम कोविप्री बताया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि कोविप्री नाम का कोई भी रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है। लोगों को सलाह दी गई है कि अप्रमाणित स्रोतों से चिकित्सा सामान न खरीदें और नकली दवाइयों तथा इंजेक्शन से सतर्क रहें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर हो रही है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लगाए गए सख्त प्रतिबंध सकारात्मक परिणाम ला रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार महाराष्ट्र में 12 जिलों में कोरोना रोगियों की संख्या में गिरावट दिखाई दे रही है। ये जिले हैं औरंगाबाद, धुळे, भंडारा, गोंदिया, जलगांव, लातूर, मुंबई, नांदेड़, नंदुरबार, ठाणे और वाशिम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल ने कहा कि पिछले 15 दिनों में मामलों में ये गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में जारी सख्त प्रतिबंध इस महीने की 15 तारीख तक लागू रहेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उधर नागपुर नगर निगम ने कोविड मरीजों के उपयोग के लिए 25 सिटी बसों को एम्बुलेंस में बदल दिया है। ऑक्सीजन सुविधा वाली एम्बुलेंस बसों को शामिल करने से नगर निगम के स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव कम पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में मौजूदा कोरोना कर्फ्यू की अवधि 2 दिन और बढ़ा दी गई है। ये कर्फ्यू जो मंगलवार की सुबह 7 बजे समाप्त होने वाला था, अब बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड जांच का अभियान तेज करने का फैसला किया है। राज्य में कल 2,97,000 रिकॉर्ड कोविड जांच की गई। राज्य में कल लगातार दूसरे दिन संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या संक्रमित होने वालों की संख्या से अधिक रही। सिक्किम सरकार ने कोविड मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। एक रिपोर्ट। राज्य में पिछले एक सप्ताह के भीतर संक्रमण के 1,400 से अधिक मरीज सामने आए हैं। राज्य सरकार ने गुरुवार से 16 मई के दौरान नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे के दौरान कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर अंतर जिला परिवहन को प्रतिबंधित किया गया है। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को RT-PCR रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर सभी दुकानों के लिए मौजूदा सप्ताहांत का बंद जारी रहेगा। गैंगटोक से सरकार और पारिजात की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सिद्धार्थ सिंह।
पंजाब में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन गृह विभाग ने कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए हैं। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें 15 मई तक बंद रहेंगी। प्रयोगशालाओं, नर्सिंग होम और अन्य सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि युवाओं के लिए भी टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 76 स्कूलों में 301 केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के 300 स्कूलों में 3000 टीकाकरण केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों को कम से कम 100 दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा, कोविड मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिले। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1,500 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 72 लाख कोविड टीके लगाए गए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बांग्लादेश ने कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के संक्रमित पाए जाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उसका मैच स्थगित। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। ममता बनर्जी बुधवार को तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगी। उन्हें कोलकाता के राजभवन में अनौपचारिक समारोह में शपथ दिलाई जाएगी। पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक बृहस्पतिवार को शपथ लेंगे। तृणमूल कांग्रेस भवन में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ममता बनर्जी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया। धीमान बनर्जी को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। इस बीच निर्वाचन आयोग ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पश्चिम बंगाल में जंगीपुर और शमशेरगंज विधानसभा सीट के उपचुनावों और ओडिशा में पिपली विधानसभा क्षेत्र पर मतदान टाल दिया है। महामारी की स्थिति का आकलन करने के बाद मतदान की नई तिथि की घोषणा की जाएगी। विधानसभा की इन सीटों के लिए मतदान 16 मई को होना था। आयोग ने इन विधानसभा क्षेत्रों से आदर्श आचार संहिता हटाने का भी निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरों पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कल राज्य में मतगणना पूरी होने के बाद से हिंसा की कई घटनाओं की खबर है। असम में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रणजीत कुमार दास ने कहा है कि पार्टी का विधायक दल राज्य के अगले मुख्यमंत्री का फैसला करेगा। उन्होंने बताया कि पार्टी शीघ्र ही एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी। ये पर्यवेक्षक राज्य का दौरा करेगा और सभी संबंधित लोगों से मिलेगा। अगले मुख्यमंत्री के रूप में सर्बानंद सोनोवाल और वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के नामों की चर्चा है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री ई पलनीसामी और उनके मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।
राज्यपाल ने ई पलनीसामी को वैकल्पिक व्यवस्था होने तक कार्यभार संभाले रखने का आग्रह किया है। 15वीं विधानसभा भंग कर दी गई है। डीएमके पार्टी कल मुख्यमंत्री के रूप में एमके स्टालिन को औपचारिक रूप से नेता चुनेगी। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एलडीएफ ने सत्ता बरकरार रखी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और एलडीएफ जल्द ही नई सरकार के गठन के बारे में विचार विमर्श शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को त्यागपत्र सौंप दिया। राज्यपाल ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और उन्हें नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने का निर्देश दिया है। नई सरकार के गठन पर विचार विमर्श के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सचिवालय में कल बैठक होगी। पुदुचेरी में एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज शाम उपराज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। उन्होंने सरकार गठन का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोपीय आयोग के प्रमुख वर्सुला फोन डे लायन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के देशों में कोविड की मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। श्री मोदी ने भारत को महामारी से निपटने के लिए तुरंत सहायता उपलब्ध कराने के लिए यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार हल्के लक्षणों वाले या बिना लक्षणों वाले कोविड रोगियों को घर में आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। आइसोलेशन के दौरान रोगी को चिकित्सा अधिकारी के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसे लोगों की देखभाल करने वालों को अस्पताल के साथ संपर्क का माध्यम उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कोविड महामारी ने देश में अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने और लोगों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं गैर सरकारी संगठन और कुछ लोगों के समूह भी लोगों की परेशानी दूर करने के लिए शानदार प्रयास कर रहे हैं। वे जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता और खाने पीने की चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। गुरुग्राम का गैर सरकारी संगठन हेमकुंट फाउंडेशन गंभीर कोविड मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। लोगों के सहयोग से यह संगठन लोगों को खाना भी उपलब्ध करा रहा है। गिव इंडिया गैर सरकारी संगठन दिल्ली और मुंबई में लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करा रहा है। आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों का समूह ब्रीथ इंडिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स स्थापित करने के लिए फंड जुटा रहा है। बेंगलुरु का अक्षय पात्र फाउंडेशन रेलवे कर्मचारियों, रेल यात्रियों और प्रवासी कामगारों को भोजन उपलब्ध करा रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के आधार पर रबी फसलों की लगातार खरीद कर रही हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी एजेंसियों द्वारा चालू रबी फसल की खरीद के दौरान 292 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की गई है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में एजेंसियों ने करीब 70% अधिक गेहूं की खरीद की है। इससे लगभग 29 लाख किसानों को लाभ हुआ है। मंत्रालय ने बताया है कि पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई है। गुजरात सरकार ने कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए सहकारी क्षेत्र के फसल कर्ज के भुगतान पर ब्याज माफी की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के साथ बैठक की। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने के नौसेना के प्रयासों की समीक्षा की। नौसेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को बताया कि नौसेना के अस्पतालों को विभिन्न शहरों में आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। नौसेना के चिकित्साकर्मी कोविड ड्यूटी के लिए देश के विभिन्न स्थानों में पुनः तैनात किए गए हैं। नौसेना विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स और अन्य चिकित्सा उपकरणों को भारत ला रही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज मनाया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों के रूप में प्रेस को स्वतंत्रता दी है। उन्होंने कहा कि हमने प्रेस की स्वतंत्रता को संजो कर रखा है। उन्होंने कहा कि केवल आपातकाल के दिनों में ही कांग्रेस ने इस स्वतंत्रता का गला घोंटा था।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस अवसर पर मीडिया जगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सूचना के इस युग में मीडिया विश्वसनीय और पुष्ट तथ्यों को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने मीडिया पेशेवरों से आग्रह किया कि वे सच्चाई, सटीकता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे पत्रकारिता के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध रहें। उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए मीडिया के अथक प्रयासों की प्रशंसा की। और अब आर्थिक जगत के समाचारों के साथ हैं सोनू सूद। शेयर बाजारों में लगभग सारी गिरावट से उबरते हुए बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 64 अंक कम होकर 48,719 पर बंद हुआ। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंकों की तेजी से 14,634 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 15 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 73 रुपये 92 पैसे दर्ज हुई। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चा तेल $66.41 प्रति बैरल पर था। आकाशवाणी के जाने माने अंग्रेजी समाचार वाचक सुशील जवेरी का आज गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उन्होंने लगभग 4 दशक तक आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्य किया। वे मेलविले डी मेलो के ऐतिहासिक प्रसारण से प्रेरित होकर आकाशवाणी से जुड़े। बांग्लादेश सरकार ने देश भर में जारी लॉकडाउन 16 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। इस अवधि में जिले के अंदर बसों का परिचालन जारी रहेगा, लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में आवाजाही नहीं होगी। बांग्लादेश में रेल और जलमार्ग सेवाएं भी निलंबित रहेंगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में ये निर्णय लिया गया। कैबिनेट सचिव खांजकर अनवारुल इस्लाम ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मॉल और दुकानों पर लगाए गए स्वास्थ्य नियमों को स्थानीय प्रशासन सख्ती से लागू करेगा। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेले जाने वाला मैच स्थगित हो गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ये फैसला लिया गया। टीम के बाकी सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। मुंबई में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में वर्षा होगी या गरज के साथ बौछारें पड़ेंगी तथा धूल भरी आंधी चल सकती है। तापमान 25 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 3 और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में भी सामान्यतः आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 34 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तीसरे पहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 18 और 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड महामारी से निपटने के लिए जरूरी मानव संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा की। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट स्नातकोत्तर परीक्षा 4 महीने तक स्थगित। इससे कोविड ड्यूटी के लिए प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टरों की निगरानी में मेडिकल इंटर्न को कोविड प्रबंधन कार्य के लिए तैनात किया जाएगा। कोविड प्रबंधन में सेवाएं उपलब्ध करा रहे लोगों को कम से कम 100 दिन की ड्यूटी पूरी करने के बाद सरकारी भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने कहा, कोविड मरीजों के स्वस्थ होने में सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण। कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दैनिक संक्रमित लोगों की संख्या स्थिर होने या घटने के शुरुआती संकेत मिले। देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1,500 प्रेशर स्विंग एड्सॉर्प्शन ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र विकसित किए जा रहे हैं। देश में अब तक 15 करोड़ 72 लाख कोविड टीके लगाए गए। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा पेश किया। बांग्लादेश ने कोविड संक्रमण बढ़ने के कारण 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों के संक्रमित पाए जाने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उसका मैच स्थगित।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।